स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 11 है विद्रोही और राज। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का देखिए सबसे पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे है, 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, स्पष्ट कीजिए। यानी कि 1857 का जो विद्रोह था वो केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि समाज के सभी वर्ग उसमें शामिल थे। वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो विद्रोह के बारे में एक छोटी सी भूमिका आपको बनानी होगी कि 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा अपने अधिकारी यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके की गई थी। लेकिन ये कहना कि ये केवल सैनिक विद्रोह था ये गलत होगा, जो कि हमें निम्नलिखित बातों से पता चलता है। सबसे पहले तो शासक वर्ग के बारे में कि शासक वर्ग भी इसमें शामिल था। जब यह विद्रोही दिल्ली में विद्रोह फैलाना चाहते थे तो इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा किया गया। झांसी में इसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, आरा में कुंवर सिंह ने किया था और कानपुर में नाना साहेब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी कि 1857 के विद्रोह में शासक वर्ग भी शामिल था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जमींदार वर्ग, यानी कि जमींदार वर्ग भी इसमें शामिल था। कैसे कह सकते हैं, देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त और एक मुश्त बंदोबस्त के तहत जो जमींदारों की सत्ता थी, यानी कि जमींदारों को ज़मीनें जो थी वो छीन ली गई थी एवं उनको उनकी सैनिक शक्ति, न्याय करने की शक्ति भी छीन ली गई थी, उनकी संपत्ति छीन ली गई, नीलाम कर दी गई। इसलिए जमींदार भी नाराज हो गए और इसका उदाहरण लिखेंगे बड़ौत में इस विद्रोह का नेतृत्व जमींदार शाहमल के द्वारा किया गया था। ठीक है, बात करते हैं आदिवासी वर्ग की, यानी कि आदिवासी वर्ग ने भी इस विद्रोह में अपना योगदान दिया था। कैसे, कंपनी के द्वारा जंगलों के आदिवासियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, सीमित करने के लिए वन्य कानून बनाए गए थे। इनसे आदिवासियों के बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे। छोटा नागपुर की सिंह भूमि नामक स्थान पर इस विद्रोह का नेतृत्व गन्नू नामक एक आदिवासी ने किया था। ठीक है, यानी कि आदिवासी वर्ग भी इसमें शामिल था। आखिरी पॉइंट है धार्मिक वर्ग। धार्मिक वर्ग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, ठीक है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ये तो ठीक था, लेकिन इनके द्वारा हिंदू और मुसलमानों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इससे दोनों धर्म के नेता कंपनी के खिलाफ हो गए। उदाहरण के लिए हैदराबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने मुसलमानों के अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद यानी कि रक्षा करने का उपदेश दिया और 1857 की इस विद्रोह में अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो उपरोक्त वर्णित बातों से मैं पता चलता है कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था। पहले शासक वर्ग, फिर जमींदार वर्ग, फिर आदिवासी वर्ग और फिर धार्मिक वर्ग। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, या फिर इस तरह से, अफवाहें तभी फैलती हैं जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे का संदेह की अनुभूति सुनाई देती है। यानी कि अफवाहें तभी फैलती हैं जब लोग डरे हुए होते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे कि 100 साल के औपनिवेशिक काल के दौरान, अंग्रेज के जो 100 साल का औपनिवेशिक काल था, इस दौरान कई घटनाओं ने भारतीय लोगों के मन में आशंकाएं बैठा दी और डर को अधिक बढ़ा दिया, जिसके कई कारण थे। ठीक है, जिसकी वजह से वो अफवाहों में विश्वास कर रहे थे। सबसे पहले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की जो शिक्षा नीति थी, इसकी वजह से। ठीक है, देखिए इस नीति के जरिए पश्चिमी शिक्षा का व विचारों का प्रसार किया जा रहा था एवं स्कूल व विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ऐसे स्कूल विद्यालयों में जिनमें विज्ञान, दर्शन, उदार कलाओं जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में और विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। इनकी वजह से, इन नीतियों की वजह से, लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति की वजह से लोगों को ये लगा कि ये हमारे धर्म व संस्कृति को समाप्त करने में लगे हैं। ठीक है, ये डर बैठ गया उनके अंदर। दूसरा आया विलय का सिद्धांत। ठीक है, 1850 के दशक में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति अपनाई गई, जिसके तहत यदि किसी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी रियासत का विलय कंपनी में कर दिया जाएगा। इस कारणवश रियासतों के लोग
शासन वर्ग पूरी तरह से इस मतलब ये जल नहीं बल्कि पूरी तरह से डर चुके थे। ठीक है, तो दूसरा कारण हुआ विलय के सिद्धांत की वजह से। और तीसरा कारण है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से। ब्रिटिशों के आगमन के साथ साथ कुछ ईसाई मिशनरियां भी भारत में आई थीं, जिन्होंने भारत आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन कई बार तो इन्होंने जबरन हिंदुओं का धर्म ईसाई धर्म में परिवर्तन किया। इस कारणवश लोगों को लगा कि हमारे धर्म को बदलने आए हैं, ये भी डर उनके अंदर बैठ गया। ठीक है, और सबसे आखिरी बचेगा सैनिकों को समुद्र पार भेजना। भारतीय सैनिकों को काम करने के लिए समुद्र पार भेजा जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि यदि आप समुद्र पार जाते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए लोगों को लगा कि हमारी सेना का धर्म नष्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो उपरोक्त तो वर्णित कारण है जिसकी वजह से लोग अफवाहों में विश्वास कर रहे थे। पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति, दूसरा विलय का सिद्धांत, तीसरा ईसाई धर्म का प्रसार और सैनिकों की हत्या फोर्थ। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का प्रश्न है ये। 1857 के विद्रोह के कारण बताइए, या फिर इस तरह से 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए 8 मार्क्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक छोटी सी लाइन लिखेंगे। 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके की गई। इसके कई कारण थे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे राजनीतिक कारण। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? राजनीतिक कारण। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1798 में सहायक संधि अपनाई गई, जिसके तहत इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत की आंतरिक व बाहरी रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, और उसी रियासत में एक सैनिक टुकड़ी भी तैनात की जाएगी जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी रियासत की होगी। ठीक है, फिर यह रियासत जो है जिसने हस्ताक्षर किए हैं वो रियासत किसी भी रियासत के साथ कोई भी संधि नहीं करेगी और बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी युद्ध में भाग भी नहीं लेगी। ठीक है, फिर 1850 के दशक में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति अपनाई गई, जिसके तहत यदि कोई रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी रियासत का विलय कंपनी में कर लिया जाएगा। तो इस विलय की नीति की वजह से, ठीक है, और इस सहायक की संधि की वजह से जो रियासत के लोग थे, रियासत के शासक थे, वो काफ़ी डर गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये विद्रोह कर दिया। ठीक है, फिर आएगा आर्थिक कारण। ठीक है, दूसरा हमारा है आर्थिक कारण। इस्तमारारी बंदोबस्त और एक मुश्त बंदोबस्त के तहत जमींदारों एवं ताल्लुकदारों की सत्ता छीन ली गई। उन्हें केवल कर वसूलने का कार्य दिया गया था और ताल्लुकदारों से अवध में जमीन छीनकर रैयत को दी जा रही थी। ठीक है, फिर दूसरा है राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो मांगा गया राजस्व था वो काफ़ी ऊंचा होता था और राजस्व वसूली के तरीके भी काफ़ी कठोर थे। जैसे जुर्माना ना देने पर पूरे गांव में आग लगा दी जाती थी, फसल जला दी जाती थी, फसल को जब्त भी कर लिया जाता था। तो इन आर्थिक कारणों की वजह से जमींदार, ताल्लुकदार, जो आम रैयत थी, जो किसान थे, जनता थी, उसने 1857 का विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये था आर्थिक कारण। बात करते हैं धार्मिक एवं सामाजिक कारण की। तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक कारण। देखिए, इसका मतलब क्या है? ईसाई मिशनरियों के द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हिंदू और मुसलमानों को जबरन पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ठीक है, वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक की जो शिक्षा नीति थी, इसके तहत सती प्रथा को और बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए अंग्रेजों ने कई कानून बनाए और विधवा विवाह को मंजूरी दी। इसलिए भारतीयों को ऐसा लगा कि ये अंग्रेज उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए हैं। तो ये जो था ये धार्मिक एवं सामाजिक कारण था 1857 के विद्रोह का। आखिरी बचेगा सैनिक कारण। तो सैनिक कारण जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है सैनिक कारण। 1820 में अंग्रेजों का जो बर्ताव था वो सैनिकों के साथ मैत्रीपूर्ण था, आपस में मिलजुल कर कार्य करते थे, रहा करते थे, अच्छी बातें करते थे। वहीं 1850 तक आते आते अंग्रेज उत्तराधिकारियों के अंदर श्रेष्ठता का भाव आ गया, यानी कि हमसे बढ़कर कोई सैनिक है ही नहीं अंग्रेजों में। ठीक है, इसकी वजह से भारतीय सैनिकों के साथ वो अभद्र तथा असमानता का बर्ताव करने लगे। जैसे वेतन कम दिया जाना, गाली गलौज करना, अच्छे से बात ना करना, सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये सैनिक कारण थे। आई होप समझिए होंगे कि 1857 के कौन कौन से कारण थे। सबसे पहले राजनीतिक कारण देखे हमने, क्वेश्चन था 3rd, राजनीतिक कारण देखे। ठीक है, फिर हमने आर्थिक कारण देखे, फिर धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण। आई होप क्वेश्चन 3rd आपको समझ में आ गया होगा।
अगला देखते हैं, अगला आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह के विषय में चित्रों से क्या पता चलता है। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके संबंध में आपकी किताब में जो चित्र दिए गए उनसे क्या पता चलता है, या फिर इस तरह से इतिहासकार उन चित्रों का विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक भूमिका लिखेंगे। 1857 के विद्रोह मतलब 1857 के विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी बड़ी मात्रा का विद्रोह था। इस विद्रोह के बारे में चित्रों से बहुत अहम जानकारी प्राप्त होती है। अब चित्रों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चित्र नंबर 1। यह चित्र बहादुर शाह जफर के चित्र से स्पष्ट है। यानी कि चित्र नंबर 1 जो है वो बहादुर शाह जफर का चित्र है। वह उम्र के हिसाब से तो बहुत वृद्ध हो चुके थे। उसका केवल लाल किले और उसके आसपास के कुछ ही इलाके पर नियंत्रण था और वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था। लेकिन जब मेरठ की छावनी से आने वाले सिपाहियों का जत्था लाल किले पर दाखिल हुआ, ठीक है, जब लाल किले पर दाखिल हुआ वो जत्था, वह विद्रोहियों को शिष्टाचार पालन करने के लिए विवश तक ना कर सका। इतिहासकार इस चित्र से निष्कर्ष निकालते हैं कि बहादुर शाह जफर ना चाहते हुए विद्रोहियों का औपचारिक नेता बना हुआ था। उसने 1857 के विद्रोह को वैधता देने की कोशिश की थी। यानी कि बहादुर शाह जफर के चित्र से स्पष्ट होता है कि वो एक मात्र इस विद्रोह का औपचारिक नेता बना हुआ था। दूसरा चित्र देखिए, दूसरा जो है वो लखनऊ वाला है। ठीक है, लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ जुटे थे, जिसकी पुष्टि चित्र नंबर 2 में होती है। इस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी राज्य में साधारण लोगों से दुखी थी। जो कंपनी राज्य में जो साधारण लोग थे वो काफ़ी दुखी थे। सिपाहियों की तरह उनके अंदर भी रोष भरा हुआ था। इस रोष के कारण विदेशी शासन उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आर्थिक शोषण उनका किया जा रहा है। लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं से अलग किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप किया जा रहा है, विदेशी भाषाओं को थोपा जा रहा है, खान पान के ढंग आदि को बदला जा रहा है, थोपा जा रहा है। तो ये सभी जो है इस विद्रोह के उत्तरदायी बने हैं। ठीक है, दूसरा चित्र हुआ लखनऊ के बारे में। तीसरा है, यह चित्र रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के प्रचलित भाव पर आधारित है। ये बताता है कि बुंदेलखंड की रानी एक महान वीरांगनी थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, लेकिन रानी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। यानी चित्र 3 नंबर में क्या बताया गया है, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। फोर्थ चित्र है अवध के एक जमींदार का है। चौथा जो चित्र है वो अवध के एक जमींदार का है। ठीक है, 1880 से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जमींदारी विद्रोह के बाद जो जमींदार थे वह विद्रोह के बाद पुनः सरकार के नज़दीक आ गए। उन्हें अंग्रेजों के उनकी जो पुरानी जमींदारियां थी वो दे दी गई। इच्छा अनुसार रैयत पर लगाने वाला कर बढ़ा दिया गया। मोटी रकम कमा करके चित्र में जमींदार की पोशाक उसकी अच्छी तरह स्थिति में समृद्धि का प्रतीक दिखाई जा रही है। यानी कि एक तरह से जमींदार वापस आ गए सरकार में और रैयत पर अपने अनुसार कर लगा के वसूल रहे थे, ये बताया गया है। पांचवा चित्र जो है, ठीक है, 1 मिनट देखिए। हाँ, पांचवा है यूरोपीय ढंग की वर्दी पहने बंगाल का सिपाही का है। यह कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख रहे थे। यानी कि भारतीय सेना की पोशाक का वहाँ पे गलत मतलब उसका अपमान किया जा रहा था। ठीक है, छठा चित्र और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का और इस क्वेश्चन का भी, इस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेज संकीर्ण धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। उन्होंने भारत में उस समय के प्रमुख धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थानों को अत्याचारों का निशाना बनाया था। उन्होंने अनेक ऐतिहासिक स्मारकों को ध्वस्त किया था। ठीक है, तो ये था चित्र नंबर 6, यानी कि इमारतों के बारे में बताया था, धर्म परिवर्तन के बारे में चित्र नंबर 6 में बताया गया था। आई होप चित्र नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।